अब हम एक एक करके सारे गैस लॉज एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गैस इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। प्रेशर इक्वेशन कौन सी? प्रेशर इक्वल्स 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। इसी इक्वेशन से सारे के सारे गैस लॉज एक्सप्लेन हो जाते हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि अब आपने ये गैस लॉज पढ़े नहीं है अब तक, तो पहले हम हर गैस लॉ को समझ भी लेंगे क्या है। फर्स्ट हेडिंग डालिए आप, बल्कि आप हेडिंग तो डालिए क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। और इन गैस लॉज में सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ तो हम यही देख सकते हैं आराम के साथ में, कि ये आपका एक सिलेंडर, सिलेंडर के साथ लगा हुआ है पिस्टन, आपने इसे गैस को निकलने से रोक दिया, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि जैसे जैसे आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम कम होता रहेगा। प्रेशर देख, आप पता लग रहा होगा कि मेरी उंगली से प्रेशर आ रहा है यहाँ। जैसे जैसे आप इस पर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इस गैस का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। जो गैस यहाँ तक फैली हुई थी, अब वो कम वॉल्यूम में रह गई। ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ, पहला लॉ क्या, इसमें कंडीशन लगी हुई है, हर लॉ के साथ कुछ ना कुछ कंडीशन लगी हुई है। एट अ गिवन टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब जब हम गैस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आइडियल गैस, सारे आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस। गैस पर जितना आपने प्रेशर ज्यादा डालेंगे, उतना ही वॉल्यूम इसका कम होता चला जाएगा, यानी कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन आपकी है T कांस्टेंट बना रहे। अगर आप इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, ग्राफ पर PV ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम का जब आप ग्राफ बनाएंगे, PV ग्राफ, यहां आपने y एक्सिस पर लिया क्या, प्रेशर ऑफ गैस P, और x एक्सिस पर क्या लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ गैस कैपिटल V। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, जब आप प्रेशर घटाते चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ये बनना है। इसे आप लिख सकते हैं क्या, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। P आप घटाते चले जाओ प्रेशर, वॉल्यूम एक्सिस पर क्या होगा ये देखिए, इतना हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम ये रहा छोटा सा, वॉल्यूम यहां पहुंचोगे ना, एक्स। अब आप प्रेशर घटाते जा रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन किसी भी एक्सिस को आपने यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कराना इसे, ना वाई एक्सिस को और ना एक्स एक्सिस को, ठीक है। वाई एक्सिस को अगर आपने काट दिया तो इसका मतलब वॉल्यूम जीरो कर दिया, जीरो नहीं होगा। अगर आपने यहाँ काट दिया तो इसका मतलब प्रेशर जीरो कर दिया, प्रेशर जीरो नहीं होगा, करेक्ट। इसी का एक ग्राफ और बनता है, इसी का एक ग्राफ और बनता है, जिसमें आप बनाते हैं प्रेशर के साथ वॉल्यूम का रेसिप्रोकल लेकर, प्रेशर के साथ वॉल्यूम का रेसिप्रोकल लेकर। कैसे? ये आपका प्रेशर है P, और एक्स एक्सिस पर इस बार आपने वॉल्यूम ना लेकर के क्या ले लिया, 1/V ले लिया। देखो ध्यान से, तो 1/V के कैसे बन रहा है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे आप क्या कहेंगे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या लाइन आती है हमेशा, स्ट्रेट लाइन।
ये दो ग्राफ आपके बन सकते हैं। ठीक है, लिखिए इतना जरा। बाय प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस, प्रेशर कितना है? प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस के लिए प्रेशर क्या है? P इक्वल्स 1/3 रो V RMS²। रो डेंसिटी है, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये क्या है? 3RT/m होल स्क्वायर। यहाँ कैपिटल एम क्या है? बल्कि एक काम करूं मैं, इसको कैपिटल एम तो दो जगह आ गया ना, ये वाला कैपिटल एम क्या है? ये जो कैपिटल एम है इट इज मोलर मास। इसको मैं एम डैश लिख लूं, एम डैश की क्या होगा? मास ऑफ द गैस। ये 1 मोल भी हो सकता है, 2 मोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 1/3 एम डैश बाय कैपिटल एम। ठीक है, 3RT/V। ये मास ऑफ द गैस है, ये मोलर मास है। मास ऑफ द गैस और मोलर मास का रेशियो क्या होता है? मोलर मास से डिवाइड कर दें आप मास ऑफ गैस को, तो क्या मिलता है आपको? नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। ये क्या मिलता है आपको? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां आपका एम डैश बाय एम बन गया नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से। ठीक है, यहां क्या चल रहा है आपका? पी। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा? अब P इज इक्वल टू बना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए N RT/V। फॉर गिवन मास ऑफ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ गिवन गैस, N इज कांस्टेंट। जब मास कांस्टेंट कर लिया आपने, गैस का गिवन मास की बात कर रहे हो, तो M और कैपिटल M और ये M डैश दोनों के दोनों कांस्टेंट है। हाइड्रोजन ले लिया आपने, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 फिक्स है। 10 ग्राम हाइड्रोजन ली, 10 ग्राम हाइड्रोजन का ही आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ना बढ़ा रहे ना घटा रहे। तो 10/2 यानी जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो क्या हो गए? वो आपके फिक्स हो गए। ठीक है। आर क्या चीज है? आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। और एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर कि मतलब आपने टीबी क्या कर लिया? टीबी कांस्टेंट कर लिया। तो बचा क्या? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बचा क्या आपका? बचा, बचा आपका P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, एंड दिस इज बॉयल्स बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपका यहां से प्रूव हो गया प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस से। ठीक है, कीजिए। चार्ल्स लॉ के बाद नेक्स्ट लॉ आता है, वो सॉरी, बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ क्या है? ये आपने एक सिलेंडर में, कंटेनर में गैस भरी, एनक्लोज्ड है, ये बाहर नहीं निकल रही। अब इसके ऊपर आप प्रेशर ना घटाएं ना बढ़ाएं, जो है वो रहने दें, और धीरे धीरे से हीट अप करना शुरू कर दीजिए। तो हीट अप करने से इसके अंदर गैस का वॉल्यूम जो भी है वो बढ़ना शुरू कर देगा, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज्यादा
बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम इसका बढ़ता चला जाएगा। हम्म। कभी आप ये करके भी देख सकते हो, आप प्रैक्टिकल करके देखना। एक बर्तन में, भगोने में, बाल्टी में पानी भर लीजिए। आप खुद कर सकते हो आराम से, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, और जाड़ों में तो बहुत आराम से होता है, जाड़ों में बहुत आराम से होता है। बाल्टी में पानी भर लिया आपने, एक बैलून लीजिए, उसे आप हवा भर लीजिए बैलून के अंदर, और बाल्टी में पूरी तरह डुबो दीजिए। तो जितना वॉल्यूम है बैलून का, उतना वॉल्यूम वो पानी बाहर निकाल देगा। अगर आपने लबालब भरा हुआ है पूरा का पूरा, और बैलून उसमें डुबो दिया, पूरा डुबो दिया जबरदस्ती, तो जितना वॉल्यूम है बैलून का वो निकल कर पानी बाहर जाएगा। उस बैलून को आप गैस के ऊपर हल्का सा गर्म कर लीजिए। आराम से करना पड़ेगा, फट ना जाए वो। थोड़ा ऊपर फ्लेम पे हल्का हल्का गर्म कीजिए उसके अंदर, ताकि गैस उसमें बढ़ जाए। उसके बाद उसे फिर डुबो दीजिए, तो देखेंगे थोड़ा पानी और निकल जाएगा। मतलब बैलून अब क्या हो गया, और बड़ा हो गया, वॉल्यूम उसका बड़ा हो गया। अच्छा, गर्म करने से भी ज्यादा आसान एक दूसरा प्रैक्टिकल, कि आप बैलून को फुला करके हवा भर के उसे फ्रिज के अंदर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटे के लिए। और फिर उसे पानी में डुबोइए, ऐसे ही बाल्टी के अंदर लबालब भरे हुए पानी में। तो जितना भी वॉल्यूम है बह जाएगा, जितना भी वॉल्यूम है बह जाएगा वो। ठीक है, पानी निकल जाएगा। उसके बाद आप वॉल्यूम को बाहर छोड़ दीजिए, धूप में रख दीजिए। तो टेम्परेचर उसका फ्रिज वाले टेम्परेचर से तो बड़ा हो ही जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बैलून को आप फिर उसी पानी में डुबोइए, और पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब जब फ्रिज में से निकाला था ठंडी थी हवा उसके अंदर, तो उसका वॉल्यूम कम था। उसी बैलून को आपने धूप में रख दिया, उसके अंदर की हवा गर्म हो गई, तो अब वो बड़ा हो गया, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना ही टेम्प वॉल्यूम ज्यादा होता चला जाएगा। बैलून के बजाय आप किसी खाली बॉटल से भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिकल। खाली बॉटल से भी कर सकते हैं। एक बॉटल लीजिए और उसे खोलकर कैप बिना लगाए फ्रिज में रख दीजिए, खाली बॉटल। ऑब्वियसली उसके अंदर एयर है, 10-15 मिनट, आधा घंटे में वो एयर उसके अंदर की बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब उसे फ्रिज में ही हाथ डाल के वहीं पे कैप लगा दीजिए, बाहर ना निकालिए। फ्रिज के अंदर अंदर ही कैप लगा दीजिए, और फिर निकाल के उसे धूप में रख दीजिए। 10-15-20 मिनट के बाद जब आप कैप खोलेंगे ना, तो उसके अंदर से ऐसा प्रेशर निकलेगा जैसा कोल्ड ड्रिंक खोलने पर प्रेशर निकलता है। उतना तकड़ा तो नहीं, लेकिन प्रेशर निकलेगा उसके अंदर से। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो वॉल्यूम कम प्रेशर था कहां पर, फ्रिज के अंदर, अब वही गैस ने ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दिया। कब, जब वो थोड़ी सी हीट हो गई, तो ये प्रेशर वाला क्या बन गया, आपका प्रेशर लॉ बन गया। न्यूटन्स लॉ इसे बोलते हैं, कि जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओगे बंद गैस का, उतना ही उसके अंदर प्रेशर बढ़ते चले जाएगा। अगर आप उसे फैलने नहीं दे रहे, अगर आपने उसे फैलने से रोका हुआ है, एक्सपेंशन से रोका हुआ है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आपने एक्सपेंशन उसे अलाउ किया हुआ है, जैसे बैलून के केस में, आपने बैलून फ्रिज में रखा, कम हो गया वो वॉल्यूम डिक्रीज, और फिर आपने उसे धूप में रखा, तो अब वॉल्यूम वॉल्यूम आपने एक्सपेंड होने होने के लिए अलाउ किया हुआ है। बैलून तो एक्सपेंड हो सकता है, तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपने बॉटल रखी है आपने फ्रिज के अंदर, बंद कर दिया उसे वहीं, अब आपने बाहर रखा, तो आपने वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे आप उसका। प्लास्टिक की बोतल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। जब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों लॉ यहीं से निकल कर आने। कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, पहले चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ लिख लीजिए, पहले आप हेडिंग डाल दीजिए चार्ल्स लॉ, और इसे लिख लीजिए। लिखिए, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, the volume of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature। क्या बना आपके लिए, ये बना आपका
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कब? प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ आप बनाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v, तो y एक्सिस पर आपने लिया वॉल्यूम ऑफ गैस v, और x एक्सिस पर आपने लिया क्या? लेकिन कौन सा टेम्परेचर? ठीक है, और दोनों में क्या प्रोपोर्शनलिटी आएगी? सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। बनाइए ग्राफ। अब इसे करना कैसे आपने? कुछ नहीं, बिल्कुल यही सारे स्टेप्स हैं, यही सारे स्टेप्स हैं, ये सब कुछ करना है और यहीं तक ये निकाल कर ले आना है ना? क्या निकाल कर ले आना आपने? वही P इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी। करेक्ट। अब V को आप चेंज कर लीजिए, V इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी इंटू टी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फिर वही है, फॉर गिवन मास ऑफ गिवन गैस, एन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है, एट गिवन प्रेशर, गिवन प्रेशर के लिए आपका क्या है? पी कांस्टेंट है, और पी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो फिर आपके लिए क्या बचा? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यही आपका चार्ल्स लॉ है। इसके बाद है आपका लॉ ऑफ प्रेशर और मोटन्स लॉ। मोटन्स लॉ ये क्या है? जैसे कि बॉटल वाला एग्जांपल आपने देखा, क्या? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे हो आप किसी गैस का, वॉल्यूम आपने फिक्स कर रखा है, वॉल्यूम बढ़ने नहीं दे रहे और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा उसका। सीधी सीधी बात है, जब प्रेशर बढ़ जाए, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ साथ। जब वेलोसिटी बढ़ी तो हर मॉलिक्यूल में ज्यादा मोमेंटम हुआ, और हर बार वो दीवार से टकराकर ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, तो प्रेशर क्या होगा? अपने आप ही बढ़ जाना है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसमें क्या? V इज वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, और इसका भी जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या ग्राफ बनेगा? वही ग्राफ बनेगा। आपने यहाँ प्रेशर लिया, प्रेशर y एक्सिस पर लिया, और क्या लिया? टेम्परेचर लिया आपने केल्विन में, x एक्सिस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है। अच्छा, अब चलो पहले लिख लो लॉ ऑफ प्रेशर और मोटन्स लॉ। कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ ए गैस कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जब भी हम गैस की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही होगा। तो अकेला एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखें या अकेला टेम्परेचर लिखें, एक ही बात है। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हम्म, क्या इक्वेशन निकाली थी? P इक्वल्स एन आर टी बाई वी। ठीक है, यहां V कांस्टेंट है आपका, तो फिर से वही लिखेंगे, क्या? फॉर गिवन मास ऑफ गैस, ऑफ गिवन गैस, एन क्या है आपका? कांस्टेंट। क्या चीज है एन? ये नंबर ऑफ मोल्स। मास कांस्ट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब आपने गिवन मास का मतलब मास कांस्टेंट कर लिया, गिवन गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो दोनों का रेशियो एन कांस्टेंट आ गया। आर क्या चीज है आपका? गैस कांस्टेंट। ठीक है, एट
गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम के लिए, एट गिवन वॉल्यूम नहीं, फॉर गिवन वॉल्यूम, तो वी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब आपके पास ये सब चीजों में से क्या बचा आपके पास, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और नेक्स्ट लॉ आता है क्या, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, थोड़ा सा इसे पहले समझ लीजिए कि ये क्या है। आपके पास डिफरेंट गैसेस, तीन कंटेनर आपके पास, बिल्कुल सेम वॉल्यूम वाले, एक में ऑक्सीजन भरी, एक में नाइट्रोजन भरी, एक में हाइड्रोजन भरी, तीनों में ही आपका प्रेशर सेम है, सेम मेंटेन किया आपने प्रेशर, तीनों को ही सेम टेम्परेचर पर आपने मेंटेन किया। तो क्या है एवोगैड्रो लॉ, इन अ कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर की सेम कंडीशन, क्या, इक्वल वॉल्यूम्स, सेम वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, अलग अलग है, डिफरेंट गैसेस। अब यहां समझना, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब यहां अगर 1000 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, तो यहाँ 1000 मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के, यहाँ 1000 मॉलिक्यूल होंगे नाइट्रोजन के, भले ही इनमें मास अलग अलग हो। ऑक्सीजन सबसे भारी गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा होगा, हाइड्रोजन सबसे हल्की तीनों में से, तो इसके, इसका कुल मिलाकर पूरी हाइड्रोजन गैस का मास कम होगा, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, सिंपल बात समझ आई यहां तक। चलिए लिख लीजिए पहले आप, इन इन कंडीशंस ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, in condition of same temperature and pressure, equal volumes of gases, in condition of same temperature and pressure, equal volume of gases। अब इसे भी हम यहीं से प्रूव करेंगे, इसे भी हम यहीं से प्रूव करेंगे, लेकिन यहां से थोड़ा सा चेंज करना है आपको। P इक्वल्स एन आर टी बाय वी। यहां ये n क्या चीज है, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, बोलिए, एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं बताओ, एन डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, अपॉन एन ए। ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, P इक्वल्स एन डैश बाय एन ए आर टी बाय वी। P इक्वल्स एन डैश मैंने यहां लिखा आर बाय एन ए टी बाई वी, पहले भी हम कर चुके हैं, कौन बताएगा, आर बाय एन ए क्या था ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो P इक्वल्स एन डैश के कैपिटल टी बाय वी, या इसे हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन डैश के कैपिटल टी। यहां एन डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये। अब आप दो गैस कंसीडर कीजिए, आप दो गैस कंसीडर कीजिए,
कंसिडर टू गैसेस ए एंड बी। तो ए गैस के लिए आप ये इक्वेशन लगा रहे हो, ये इक्वेशन ए गैस के लिए आप लगाओगे, क्या बनेगा? पी ए वी ए इक्वल्स एन डैश ए के टी ए। के ए नहीं लिखा जाएगा, के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हर गैस के लिए सेम है। और पी बी वी बी इक्वल्स एन डैश बी के टी ए के टी बी। ओके, दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो पी ए बाय पी बी इंटू वी ए बाय वी बी इक्वल्स एन डैश ए बाय एन डैश बी इंटू टी ए बाय टी बी। अब देखना जरा ध्यान से, इन कंडीशंस ऑफ सेम pressure and temperature, that is PA equals PB and TA equals TB, equal volumes, that is VA equals VB। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? ये दोनों इक्वल है 1, ये दोनों इक्वल 1 है, ये दोनों ही। क्या रिजल्ट निकल कर आया? एन डैश ए बाय एन डैश बी इक्वल्स 1, या सिंपल बात एन डैश ए इक्वल्स एन डैश बी। क्या निकल कर आया? हेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी। और यही क्या है? यही आपका विच इज एवोगैड्रो लॉ, कैपिटल ए बनेगा। टीजे से इसके बाद है आपका नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ लेते हैं इसे क्या है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या चीज। आपके पास कंटेनर है, 2 3 4 कंटेनर हैं और सब बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम वॉल्यूम के हैं, सेम वॉल्यूम के। यहां आपने भरी हुई है गैस ए, यहां आपने भरा है गैस बी, यहां आपने इसमें भरा है गैस सी। सबके वॉल्यूम एक जैसे हैं। गैस ए का टेम्परेचर है टी, गैस बी का टेम्परेचर है टी, गैस सी का भी टेम्परेचर है टी। लेकिन गैस ए का प्रेशर है पी ए, गैस बी का प्रेशर है पी बी, गैस सी का प्रेशर है पी सी। ठीक है, वॉल्यूम सेम है सबके, वॉल्यूम यहाँ भी है, वॉल्यूम इसका भी है, वॉल्यूम इसका भी है, और जो चौथा खाली पड़ा कंटेनर है उसका भी वॉल्यूम वी है। अब आपने क्या काम किया? इन तीनों गैसेस को निकाल कर एक ही कंटेनर के अंदर भर दिया। इसमें कौन क्या है? इसमें आपकी गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं? ए बी एंड सी। टेम्परेचर इसका भी वही है, कितना? टी। मतलब वॉल्यूम सबका सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर डिफरेंट है। और तीनों को निकाल करके, तीनों को, 3 है 4 है 10 है जितनी भी हैं, सबको आपने सेम वॉल्यूम के एक कंटेनर में जबरदस्ती भर दिया। तो अब यहां जो बनता है प्रेशर ऑफ मिक्सचर, प्रेशर ऑफ मिक्सचर कैपिटल टी, इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। मतलब
कुल मिलाकर के जो अब यहाँ पूरे मिक्सचर का प्रेशर होगा वो तीनों चारों पांचों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा, बशर्ते कि ये सारी गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिंग हो जाए। नॉन रिएक्टिंग हो मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए इनके बीच में, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दो इनमें से कुछ गैसेस आपस में रिककर नई गैस बना लें, केवल सिंपली फिजिकल मिक्सचर हो जाए। ये कहलाता है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस in condition of same volume and temperature is equal to the sum of pressures of individual gases। ठीक है, चाहे तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर इसके बाद लिख भी लेंगे इसे। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equal to the sum of pressures of individual gases keeping the volume and temperature constant। अभी आपने प्रूव किया है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये नंबर ऑफ मोल्स है। जब आर वाली इक्वेशन लिखते हो तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, जब ये के वाली इक्वेशन लिखते हो तो ये होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, फॉर डिफरेंट गैसेस P1 V1 equals N1 R for different gases of same volume at same temperature। बाद में हम उसे इक्वल करें, इससे बेहतर है अभी खत्म कर दो। P1V इक्वल्स N1RT। ठीक है, P2V इक्वल्स N2RT और अप टू PNV इक्वल्स NNRT। ठीक है, तो हेंस इन सारी इक्वेशंस को मैं अगर जोड़ दूं तो P1 प्लस P2 अप टू Pn इंटू V इक्वल्स, इधर से क्या देखो RT कॉमन आएगा, बचेगा N1 प्लस N2 अप टू इंटू RT। ठीक है, let the pressure of mixture be P for मिक्सचर के लिए जब आप प्रेशर लगाओगे फॉर्मूला लगाओगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। लेट द प्रेशर ऑफ मिक्सचर बी पी एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब यहां क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। कितना होगा ये मिक्सचर में, कितने मोल्स होंगे आपके यहाँ? 2 मोल है या 3 मोल है या 5 मोल है, तो कितने होंगे यहाँ? 8 मोल होंगे ना कुल मिलाकर के। भाई ना तो आपने गैस को बाहर जाने दिया, ना गैस को आपने अंदर बाहर से अंदर आने दिया, तो जितने मोल्स गैस होंगी सारी मिला के उतने ही मोल्स बनेंगे आपके मिक्सचर के भी। तो मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपके N1 प्लस N2 और कहां तक? Nn तक। तो अब इसी इक्वेशन में हम लिख दे, क्या लिख दे? PV इज इक्वल टू N1 प्लस N2 और अप टू Nn इंटू RT। ये देखना, ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है जो मिक्सचर के लिए लगाई है, और ये वो है जो आपने किसके लिए लगाई है? अलग अलग के लिए लगाई है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे देखना जरा क्या बन रहा है। V बन रहा है यहाँ, V N1 प्लस N2 N तक ये बन रहा है, RT यहाँ बन रहा है। तो आपका डिफरेंस क्या रहा? बस केवल डिफरेंस क्या रहा?
इसका मतलब यहां इस इक्वेशन में P और ऊपर वाली इक्वेशन में P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn आपके सेम आ गए। इसका मतलब प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, बशर्ते कि क्या करें आप, बशर्ते कि मिक्सचर का भी वॉल्यूम वही हो जो अलग अलग गैसेस का वॉल्यूम था। थोड़ा अटपटा सा लगता है देखने में, भाई ये 10-10 लीटर गैसेस थी, आपने जबरदस्ती ठोक दिया, भर दिया 10 लीटर के एक कंटेनर में भर दिया आपने, तो वॉल्यूम अब भी सेम रहा, टेम्परेचर भी वही रखा, बस क्या होगा, प्रेशर यहाँ टोटल प्रेशर सारे गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल हो जाएगा।